हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग, ये बता दो। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आ जाओ, एक बार क्लास में आ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, गुड इवनिंग सर। ऑर्गेनिक खत्म हो गया ना? बस एक चैप्टर बचा हुआ बेटा, जैव अणु ऑर्गेनिक के अंदर। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा। होमवर्क में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको होमवर्क में आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है ना, उस मॉड्यूल के अंदर थोड़ा मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। पेज नंबर आई थिंक 375 है, कौन सा, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो आपको होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन करने जो भी मैं बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड ही है टॉपिक, है ना। बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो ये है हेलोजन, नहीं। आपके पास जो मॉड्यूल है ना बेटा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें पेज नंबर एक्सरसाइज थर्ड, नहीं, ये तो हेलोजन है। एक सेकंड बेटा, वेट करिएगा थोड़ा सा। ठीक है। पेज नंबर आप आ जाइए। पेज नंबर ये रहा, पेज नंबर 394। पेज नंबर 394। पेज नंबर 394 पे क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 54, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ठीक है, टेस्ट में वो आएगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया है आपको, ठीक है। और होमवर्क में क्या है आज के होमवर्क में, ये नोट कर लो आप। पेज नंबर 394 पे आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसके अंदर पेज नंबर 394 पे क्वेश्चन नंबर 47 से 54, और हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये हेडिंग है, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। वैसे अब हेडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पेज नंबर बता दिया है। तो मैंने अगर आपको पेज नंबर बता दिया तो इस हेडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इस हेडिंग के अंदर आपको मिल जाएगा होमवर्क। समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। और जो बच्चे बार बार टेस्ट की रट लगाए जा रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, टेस्ट में जो मैंने पढ़ाया है वो आएगा। एमीन पढ़ाया है तो एमीन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और अगर मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं तो बायोमोलिक्यूल में जितना पढ़ाया जाएगा वो आएगा, ठीक है।
ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैंने पढ़ाया है, मैंने जो भी पढ़ाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ाया है तो आएगा, अमाइन मैंने पढ़ाया है तो आएगा, और बायोमोलिक्यूल में जितना पढ़ाऊंगा वो आएगा। ठीक है, चलो। और जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरे बच्चे जिनके पास मॉड्यूल है वो उनको बता दे कि मॉड्यूल कहां पर है। कई बच्चे परेशान हो रहे हैं मॉड्यूल के लिए, वो बता दे। अच्छा, कल के बारे में एक बात बताता हूं, कल मेरी क्लास होगी या नहीं होगी। तो कल चांसेस है कि मैं आपकी क्लास लूंगा। अगर क्लास होगी तो सेम टाइम पर होगी, अगर होगी तो सेम टाइम पर होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सेम टाइम पर कल क्लास एक बार चेक कर लेना। आपको अगर क्लास लाइव होगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज क्लास नहीं होगी। ठीक है, कोशिश पूरी मैं करूंगा क्लास लेने की, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो परेशान नहीं होना है। कोशिश रहेगी कल की क्लास मिल जाए आपको। अगर होगी तो टाइम सेम होगा, और अगर होगी भी तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, नहीं होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये होमवर्क के वही क्वेश्चन है जो कि आपको मॉड्यूल में मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आपके लिए आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं। बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बातें ना करें, परेशान ना हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से फोकस करें। ठीक है, चलिए आप लिखिए जो मैं बता रहा हूं। लिखिए, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए, सबसे पहला, नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। चलिए करिए, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, करिए, बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, करिए। नाइट्रोबेंजीन से, समय दे रहा हूं मैं आपको, आप करिए इसको। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए, रजिस्टर के अंदर इसको सॉल्व करना चालू करिए। रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए और इसको सॉल्व करना चालू करिए। सर प्लीज बताइए सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है। ये लीजिए, सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, ये लीजिए। एक बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, सैलिसैल्डिहाइड क्या, ये बता दिया। ठीक है, जो भी बच्चा डाउट पूछ रहा है उसको मैंने जवाब दे दिया, सैलिसैल्डिहाइड क्या है ये बता दिया। इसको सॉल्व करिए। सैलिसैल्डिहाइड ये होता है। ठीक है, कौन पूछ रहा था, जैनब, जैनब परवेज, आपको जवाब दे दिया मैंने। इसको हम सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं बेटा। अब प्लीज क्वेश्चन पूछना बंद करें और ये सॉल्व करें। कैसे करेंगे इसको, नाइट्रोबेंजीन से COOH ये बनाना है। अच्छा आप मुझे बताओ, COOH लाना है मुझे तो बेंजीन पर क्या लगा होना चाहिए। कोई भी एक बच्चा मुझे जवाब दे दे। अगर मुझे COOH लाना है तो बेंजीन पर यहां पे क्या लगा हुआ होना चाहिए। साइनाइड ले लूं, साइनाइड ले लूं। अगर साइनाइड लूंगा तो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन से क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा। सही है, ये तो मैंने सही लिखा है ना। अगर मैं बेंजीन पे साइनाइड ले लूं तो इसका अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करोगे तो COOH मिल जाएगा। क्लियर। चलो अब थोड़ा सोचो कि यहां से यहां कैसे जाना है। सोचिए यहां से यहां कैसे जाना है, यहां से यहां कैसे जाना है। तो यार आपको याद होगा कि यहां से यहां जाने के लिए मैंने एक अभिक्रिया लिखवाई थी, क्या थी, सोचो। पहले एनिलीन ले लो,
एनिलिन की अभिक्रिया HNO2 से करवा दो, क्या बनेगा? डाइएजोनियम लवण बनेगा। और फिर इसकी अभिक्रिया करवा दो गाटरमान, या आप बोलते हो सेंडमेयर। कौन सी करवा दो? सेंडमेयर। CuCN केसीन, सेंडमेयर करवा दो, सेंडमेयर करवा दो, सेंडमेयर अभिक्रिया CuCN केसीन। जैसे आप डाइएजोनियम बनाओगे, CuCN केसीन करवाओगे तो ये आ जाएगा। चलो अब यहां से यहां कैसे आना है, यहां से यहां कैसे आना है? क्या करें, क्या करें? इसका अपचयन करवा दे, रिडक्शन, ये करवा दो अपचयन। जैसे आप अपचयन करवाओगे, अपचयन करने के बहुत सारे तरीके, तो आयरन और HCl ले लो या टीन और HCl ले लो, उससे पहले अपचयन करा दो, फिर दूसरा डाइएजोनियम से क्रिया करा करके, मतलब HNO2 से क्रिया करके डाइएजोनियम बना दो, और उस पे आप सेंडमेयर करवा दो। सेंडमेयर में किसका यूज करोगे? CuCN और KCN का। सही है, CuCN और KCN का। मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। सेंडमेयर में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? CuCN और KCN। ये समझ में आया? जैसे ये बन जाएगा तो आप इसको अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या कर सकते हो? जल अपघटित। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आ गया तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमको अगला चैप्टर स्टार्ट करना। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो यार, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत हम भी करते हैं। देखो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए आज। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 2, लिखो बेटा, लिखो बेंजोइक अम्ल। अब आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल से एनिलिन बनाना है। चल इसको करो, करिए, इसको करिए। बेंजोइक अम्ल से एनिलिन बनाना है, करो। बेंजोइक अम्ल से एनिलिन कैसे बनाएंगे? मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिए। चलो आपके पास समय है 1-1.5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, सोचो क्या करें हमेशा। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है। मुझे COOH को हटा करके NH2 लगाना है। COOH को हटाना है, हाँ, तो COOH को हटाना है तो ठीक है, करा दिया। फिर बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हो जाएगा। सोचो थोड़ा, आप लोग भी। मैंने सोच लिया है, आप लोग सोचिए क्या करें। COOH को हटाने के लिए कौन सी क्रिया हम करते हैं, कोई बताएगा? COOH को हटाना है, विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम की उपस्थिति में। पहले तो कर लो क्या? विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा, CO2 हट जाएगा, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? बेंजीन। सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। CO2 हटाना है हमको, CO2 हट गया। चलो अब सोचो, यहां से यहां जाना है, बेंजीन पे NH2 लगाना है। बेंजीन पे NH2 कैसे आएगा? बेंजीन पे NH2 कैसे आएगा? सोचो। बेंजीन पे NH2 लाने के लिए काम करते हैं सर, क्यों ना एक काम करते हैं कि बेंजीन से डायरेक्ट NH2 तो नहीं ला सकते, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर लें। सर बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन सर अगर मैं बेंजीन पे NO2 ले आऊं तो NO2 का अपचयन करके NH2 ला सकता हूं। ये कर सकते हम, NO2 का अपचयन करके। और सर यहां से यहां तो हम आसानी से आ सकते हैं। क्या कराना है? नाइट्रीकरण करा दो, HNO3 प्लस H2SO4। मतलब कि सर मैं बेंजीन पर NO2 तो ला सकता हूं, बेंजीन पर NO2 डायरेक्ट आ सकता है नाइट्रीकरण से। नाइट्रीकरण करोगे बेंजीन पे NO2 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। लेकिन सर मैं बेंजीन से NH2, बेंजीन पर NH2 डायरेक्ट नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दूंगा नाइट्रीकरण से, फिर इसका अपचयन कर दूंगा, एनिलीन बन जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर ली। फिर मैं आपको दूसरा अभिक्रिया दे रहा हूं। लिखिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए।
चलिए ये बताइए CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड से बनाना है एथेनोइक एसिड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको आप करिए, आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे। प्रोपेनोइक एसिड से आपको बनाना है एथेनोइक एसिड, इसको करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको करिए। चल देखते हैं कितने लोग इसको करते हैं। हाँ, प्लेटिनम से भी आप रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है, करिए, इसको करिए। करो 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 करो। नहीं बेटा, HNO3 प्लस H2SO4 से ट्राइनाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगा। डॉक्टर अमन, HNO3 प्लस H2SO4 से ट्राइनाइट्रोबेंजीन नहीं बनता। डॉक्टर अमन, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो बेंजीन पर कभी भी HNO3 प्लस H2SO4 से ट्राइनाइट्रो नहीं बनता। बेंजीन पर अगर पहले से कोई उच्च सक्रियणकारी समूह होता, अगर बेंजीन पर NH2 या कोई दूसरा उच्च सक्रियणकारी समूह होता, तो हम 3 NO2 लगाते बेंजीन पर, लेकिन बेंजीन पर 3 NO2 नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि बेंजीन पर किसी तरह का कोई सक्रियण समूह या उच्च सक्रियणकारी समूह लगा हुआ नहीं। चलो इसको क्या करें, सोचा होगा आपने, थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि क्रियाकारक में 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और उत्पाद में कितने कार्बन है? उत्पाद में 2 कार्बन है। मतलब कार्बन को घटाना है, मतलब कार्बन को घटाना है। कार्बन को घटाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन को घटाने के लिए क्या करते हैं? याद रखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, कार्बन को घटाने के लिए हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करना होगा। याद है, मैंने आपको बताया था कार्बन को घटाने के लिए, कार्बन की संख्या अगर कम लानी है तो हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करना होगा। क्या करना होगा? हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। लेकिन कैसे करेंगे? हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन के लिए तो हमको एमाइड चाहिए। क्या चाहिए? एमाइड। तो ध्यान रखना, अगर कार्बन की संख्या कम करनी है तो हमको हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना होगा, और हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने के लिए हमको एमाइड चाहिए। क्या चाहिए? एमाइड। तो अमाइड लाने के लिए इसकी अभिक्रिया करवा दो NH3 के साथ, और फिर इसको कर दो गर्म। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखना, अगर कार्बन की संख्या घटानी है तो आपको हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। लेकिन हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए आपको कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? एमाइड से। कहां से? एमाइड से। तो यहां पे आपको पहले एमाइड बनाना पड़ेगा, और एमाइड बनाने के लिए पहले अमोनिया की क्रिया इससे करवाओगे और फिर गर्म करोगे तो ये बन जाएगा एमाइड। ये बन गया आपका एमाइड। अब एक बार अगर एमाइड बन गया, एमाइड बन गया, तो अब हम कराएंगे हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। किसकी उपस्थिति में? Br2 और क्षार की उपस्थिति में। जैसे Br2 और क्षार लोगे तो ये वाला CO गायब हो जाएगा, कार्बन की संख्या अब रह जाएगी 3 से 2। देखो ध्यान से, यहां पे कार्बन की संख्या 3 है, यहां पे कार्बन की संख्या रह गई 2। मतलब कि हम कहीं ना कहीं आसपास है, मतलब कि 2 कार्बन आ चुके, 2 कार्बन तो आ चुके, कार्बन तो 2 आ चुके। अब थोड़ा सोचो कि यहां से यहां जाना है, क्या करें? यहां से यहां जाना है, क्या करें? तो एक काम करो, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवा दो। किसके साथ? HNO2 के साथ। जैसे इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ कराओगे क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्योंकि NH2 को हटा करके डायरेक्ट COOH नहीं आ सकता। अगर मुझे ये बनाना है तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे CH3CN चाहिए। अगर मैं इसका H+ या OH- से जल अपघटन करूंगा तब ये बनेगा। कभी भी NH2 से डायरेक्ट ये नहीं बन सकता, NH2 से डायरेक्ट ये नहीं बन सकता। अगर मुझे ये बनाना है तो COOH की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे CN होना चाहिए। मतलब कि CN का अम्लीय क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करोगे तो ये बनेगा।
समझ में आ गई बात। और यहां से मुझे डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो पहले ये आना चाहिए और यहां से मैं जाऊंगा पहले यहां। अच्छा अब बताओ यहां से हम क्या करें आगे, तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम आगे पहले तो कर ले PCl5 के साथ क्रिया, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl और फिर हम रिएक्शन करवा दें KCN के साथ। किसके साथ? KCN के साथ। जैसे KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो भैया Cl किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा? Cn से। उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, उल्टा लिख दिया मैंने Cn। हाँ इसको हटाओ, तो यहां पे लिखो CH3CH2Cl। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में, तो नोट कर लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको बेटा फटाफट, जल्दी से, बिना किसी देरी के, जल्दी से फटाफट बिना किसी देरी के नोट कर लो। और अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। आप इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हो? KMnO4 का ऑक्सीडेशन करके या K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, अच्छा इसमें एक समस्या लग रही मुझे यार, यहां पे कार्बन बढ़ जाएंगे, यहां पे कार्बन बढ़ जाएंगे, तो एक काम करते ना, कार्बन बढ़ जाएंगे यहां पे Cl से Cn, तो एक काम करेंगे, ये वाला मेथड हम यूज ना करें तो ही अच्छा है, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। समस्या ये है कि अगर मैं यहां से ये वाली विधि यूज करूंगा CH3CH2Cl फिर CH3CH2, तो यहां पे कार्बन उल्टा बढ़ जाएगा, तो ये वाला मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों यूज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। देखो अगर मैं यहां पे PCl5 लिखूंगा तो यहां पे तो Cl आ जाएगा, और यहां पे KCN लिखूंगा तो अब Cl की जगह Cn, एक कार्बन और बढ़ गया, 1 2 3, 3 हो गए, हमको 2 चाहिए। इसका मतलब ये मेथड सही नहीं है। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इस वाले मेथड को यूज ना करके हम एक काम करते हैं, ये यूज करते हैं, ये वाला, ये यूज करते हैं। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर मैं K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर दूं तो मुझे मिल जाएगा CH3COOH। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कार्बन बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो हम करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, कार्बन यहां बढ़ जाएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल से बनाते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही बात? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला मेथड हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने यहां पर इस मेथड को यूज करने की कोशिश की थी। आप देखो मैंने यूज करने की कोशिश की, मैंने OH को हटा करके यहां पे Cl लगा दिया, फिर मैंने Cl को हटा करके यहां पे Cn लगाया, लेकिन मैंने ये देखा कि भैया यहां पर कार्बन की संख्या तो बढ़ जा रही है, जबकि हमको 2 ही चाहिए, मतलब कि ये वाला मेथड तो यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब एक काम करते, क्यों ना इस एल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। इस एल्कोहल को हम डायरेक्ट क्या कर ले, ऑक्सीडाइज। अगर इस एल्कोहल को हम डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इससे एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने भी यही करने की कोशिश की थी अभी आपके सामने, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, कार्बन बढ़ गए, तो मुझे इसको कैंसिल करके दूसरा मेथड यूज करना पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए ये तो हो गया। अब अगला लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, COOH और यहां से हमको बनाना है CH2OH NO2। चलो इसको करिए। सर एमीन से अल्कोहल कैसे आया? अरे 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 यार, ऐसा क्वेश्चन तो मत पूछो यार,
एमीन से अल्कोहल कैसे आया, कम से कम कृपा करके इस तरह के क्वेश्चन मत पूछिए। इतना बढ़िया से पढ़ाया है आपको, एमीन की क्रिया HNO2 से करोगे तो अल्कोहल ही बनेगा, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। प्लीज इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ठीक है। और कुछ लोग प्लीज ज्ञान ना दे कि सर प्लीज क्वेश्चन बंद करके चैप्टर स्टार्ट करें, प्लीज इसका ज्ञान ना दे तो मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं, आप आकर के पढ़ा लीजिए, ठीक है। एक तरफ आप बोलते हैं कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो कुछ लोगों को चूल आ रही है कि भैया ये मत पढ़ाइए और चैप्टर नया स्टार्ट करिए। चाहते क्या है भैया अपनी जिंदगी से, आप ये पता कर ले पहले, ठीक है। आप लोगों के साथ समस्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं तो आपको होता है कि नहीं समय बर्बाद हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करवाएं तो आपको होता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई। क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवाओगे तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बने, कैसे करेंगे इसको। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो देखिए एक चीज सोचिए यहां पर, एक चीज थोड़ा सा यहां पर सोचिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं इसमें, सोचिए यहां पर एक चीज ध्यान से। क्या करना है इसमें, सोचो मेटा पोजीशन पर NO2 क्या करें इसमें बताइए, क्या करें, मेटा पोजीशन में NO2 लाना है, चलो क्या करें बताओ थोड़ा सा। क्या मैं LH का इस्तेमाल कर लूं, क्या यह सही है, सोचो थोड़ा, क्या LH का इस्तेमाल कर लें, सही है, क्या LH का इस्तेमाल कर लें, सही है, क्या LAH का इस्तेमाल कर लें, सही है। अगर मैं LAH का इस्तेमाल करूंगा तो केवल CH2OH बनेगा, NO2 कहां से आएगा, मुझे NO2 भी चाहिए, मेटा पर NO2 लाना है, नहीं डायरेक्ट इससे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेटा पर NO2 भी चाहिए। तो क्या करें, क्या करें इसमें, सोचो। पहले एक काम करो, वी कार्बोक्सिलीकरण करा दो, वी कार्बोक्सिलीकरण करा दो। वी कार्बोक्सिलीकरण से क्या बन जाएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण से ये बन जाएगा, CO2 हट जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, वी कार्बोक्सिलीकरण करवा दिया, अब क्या करें, अब क्या करें, कौन बताएगा। वी कार्बोक्सिलीकरण के बाद में अब क्या करें, सोचो क्या क्या हो सकता है। या तो मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूं ताकि NO2 आ जाए, कैसे आ जाए NO2, तो मैं काम करता हूं, पहले मैं नाइट्रेशन करके देखता हूं। चलो पहले हम नाइट्रेशन करके देखते हैं। अगर हम पहले नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने पहले नाइट्रेशन किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, कहीं भी एक जगह NO2 लगा दो, NO2 आ गया, नाइट्रीकरण, वेरी गुड, नाइट्रेशन करा दो, किससे होता है, HNO3 प्लस H2SO4 से नाइट्रेशन हो जाएगा। अब क्या करें, अब नाइट्रेशन आने के बाद में अब हम क्या करें, सोचिए थोड़ा, अब क्या करें नाइट्रेशन के बाद में, क्या करें नाइट्रेशन के बाद में, क्या करें, HCOCl AlCl3 ले लेते हैं, HCOCl AlCl3 ले लेते हैं, इससे क्या होगा देखो, HCOCl AlCl3 ले लेते हैं, HCOCl AlCl3 ले लेते हैं, HCOCl AlCl3 क्या करेगा, इससे HCO प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इस नहीं बनेगा क्योंकि ये विसक्रियणकारी समूह है, और विसक्रियणकारी समूह की किस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन इस नहीं आएगा, मेटा स्थिति पर, किस पर आएगा, मेटा स्थिति पर। तो ये मेटा स्थिति पर क्या ले आएगा, ये मेटा स्थिति पर ले आएगा इस CHO प्लस को, CHO प्लस, ये मेटा स्थिति पर आ गया, एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। और एल्डिहाइड का हम क्या करा दें, अपचयन, इस एल्डिहाइड का करा दो अपचयन। अपचयन किसकी हेल्प से, निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की हेल्प से हम क्या करा दें, अपचयन। तो क्या बन जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर लो। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है सर पहले नाइट्रेशन करा के फिर एलएच से भी तो हो सकता है। नाइट्रेशन करवा के एलएच, देखो एक बच्चे ने बोला है कि सर क्यों ना पहले हम इसका नाइट्रेशन करवा दें, एक बच्चा बोल रहा है सर क्यों ना हम पहले इसका नाइट्रेशन करवा लें। चलो मैं एक काम करता हूं, आप जो बोल रहे हैं मैं उससे करता हूं, पहले मैं इसका करवा लेता हूं नाइट्रेशन। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। एक बच्चा बोल रहा है क्यों ना सर पहले हम इसका नाइट्रेशन करवा लें। ये लो नाइट्रेशन करवाए, उससे क्या बनेगा, उससे यहां पर मेटा स्थिति पर, सर कल ही तो पढ़ा था मेटा स्थिति पर, ये आ जाएगा। और फिर एलएच ले ले तो सर एलएच। क्या ये सही है? एक बच्चे ने ये किया है, आप मुझे बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? वो बोल रहा है कि सर पहले नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन कराने के बाद एलएच ले लो। क्या ये सही है? गलत है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर COOH तो CH2OH में ऑक्सीकृत हो जाएगा, लेकिन NO2 भी हो जाएगा, ये भी ऑक्सीकृत हो जाएगा, NO2 भी हो जाएगा। हमको NO2 को बचा करके रखना है, NO2 को बचा करके रखना है, इसीलिए हम कभी भी ये वाली विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने पहले क्या किया, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद में क्या कर दिया, क्योंकि ये विसक्रियणकारी है, मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन होगा, इसीलिए हमने इसकी हेल्प से ये वाला क्रियाकारक यूज करके HCO+ उत्पन्न किया। इस HCO+ का हमने प्रतिस्थापन कहां कर दिया, इसकी मेटा स्थिति पर। मेटा स्थिति पर HCO आ गया, और फिर हमने इसका कर दिया अपचयन, तो अपचयन करोगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? और चलिए एक लास्ट और करिए, नंबर 5, एक लास्ट और करिए एक लास्ट और करिए। लिखिए बेंजोइक अम्ल, और यहां से हमको बनाना है बेंजल्डिहाइड। आज का लास्ट, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। करो, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। LAH के बाद नाइट्रेशन करा दो। एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करते हैं पहले LAH करा लेते हैं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो वो कर लेता हूं। एक बच्चा बोल रहा है सर पहले LAH करा दो, ये लो पहले LAH कर लो। मैं अगर पहले LAH करा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो भी आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि पहले LAH करा दिया तो ये बन जाएगा CH2OH। ठीक है, और फिर क्या करा दो, फिर नाइट्रेशन करा दो, ये लो फिर नाइट्रेशन करा दिया। अब मुझे कोई बताएगा इसमें क्या दिक्कत है? क्या ये वाला सही है क्या? कोई बताएगा क्या ये वाला आंसर सही है क्या? इससे क्या समस्या आएगी? कौन बताएगा मुझे? इसमें क्या दिक्कत है, कौन बताएगा? क्या दिक्कत आएगी इसमें? इसमें नाइट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन ऑर्थो पेरा पर होगा, मतलब कि आंसर NO2 का या तो ऑर्थो पर आएगा या पेरा पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं ये अति संयुग्मन करते हैं, अति संयुग्मन, और अति संयुग्मन के कारण भी आंसर जो आएगा वो या तो ऑर्थो पर आएगा या पेरा पर आएगा। अति संयुग्मन के कारण ये क्या हो जाएगा, सक्रियणकारी समूह हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, इसीलिए ये भी विधि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको करो, इसको करिए। इसको करिए। क्या करें, क्या करें इसका? सबसे पहले रिडक्शन कर लें। रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CH2OH, और क्या यहां से यहां आ सकते हैं? बताओ, अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा सर PCC ले लो, वेरी गुड। PCC या PDC? PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, अल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में यहां बदल जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया भैया आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने थे बेंजोइक अम्ल पे, वो मैंने आपको दे दिए हैं।
होमवर्क में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखो, हेडिंग लिखो, तुम्हें भैया नए चैप्टर स्टार्ट करने की बहुत जल्दी है। चलो अब मुझे फटाफट ये बता दो, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बता दो, बायोमोलिक्यूल के अलावा 12th का कौन सा चैप्टर रिमेनिंग है? बायोमोलिक्यूल के अलावा 12th का कौन सा चैप्टर रिमेनिंग है? सर K2Cr2O7 ले सकते? नहीं बेटा, यहां पे K2Cr2O7 नहीं ले सकते, क्योंकि K2Cr2O7 लेंगे तो फिर से ये अल्कोहल क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। K2Cr2O7 इस अल्कोहल को COOH में बदलता है, नहीं ले सकते। बायोमोलिक्यूल के अलावा 12th का कौन सा चैप्टर रिमेनिंग है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बायोमोलिक्यूल के अलावा 12th क्लास का, 12th की बात कर रहा हूं, 12th क्लास का कौन सा चैप्टर रिमेनिंग है? ठीक है, एक ही बचा है ना, पी ब्लॉक बचा है ना, ठीक है। चलिए देख लेंगे उसको हम। तो लिखिए आप हेडिंग बायोमोलिक्यूल लिखिए, ठीक है, करा देंगे, पहले आपको पी ब्लॉक करा देंगे, ठीक है, 12th का करा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, बायोमोलिक्यूल। अच्छा, आपको ये बात तो पता है कि डेली लाइफ के अंदर हम जितने भी हमारी जो दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं उसको करवाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कब होगी? जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब कि हम खाना खाएंगे, उसके बाद में रेस्पिरेशन से O2 ली, तो वो O2 क्या करेगी? जो भी हमने फूड आइटम बॉडी में लिया है उस फूड आइटम का क्या करेगी? कंबशन करेगी, या O2 से उसकी रिएक्शन होगी। O2 से रिएक्शन होगी तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हमारा बॉडी जो होगा वो डेली रूटीन के जितने भी काम है उसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेली के काम को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी कहां से मिलेगी? जो भी फूड आइटम हम ले रहे हैं उन फूड आइटम के कंबशन से, दहन से। किससे मिलेगी? दहन से। तो अब वो जो फूड आइटम ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, फैट भी होते हैं, विटामिन अगर आप बाहर से ले रहे हो तो फ्रूट्स वगैरह से विटामिन मिलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पे कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। दूसरा प्रोटीन हमारी बॉडी जो वो पूरा मैक्सिमम केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया। नेल्स के अंदर बात करें केराटिन प्रोटीन है ना, एक्टिन प्रोटीन हो गया, मायोसिन। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, डीएनए, इवन डीएनए भी एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है, J1। तो इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। ये वो सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जो हमारे डेली रूटीन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमको जो देखना है वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। लिखो, कार्बोहाइड्रेट लिखो सबसे फर्स्ट। चलो ठीक है, चलो लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलके बना है, कार्बन प्लस हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, कार्बन प्लस हाइड्रेट। मतलब कि कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट से हाइड्रेट। मतलब कि ऐसे यौगिक जो कार्बन के हाइड्रेट हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन के हाइड्रेट हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होगा CxH2O(Y)। तो आप यहां फॉर्मूले में देख सकते हो कार्बन के हाइड्रेट, H2O का मतलब हाइड्रेट, C का मतलब कार्बन। तो कार्बन के जो हाइड्रेट है उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूले से आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन का क्या है? हाइड्रेट। कार्बन का हाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो कार्बोहाइड्रेट वो है जो कि कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। क्या है कार्बन के हाइड्रेट? तो कार्बन के, तो सामान्य सूत्र में आप देख सकते हो कार्बन के साथ में ये हाइड्रेट प्रेजेंट है, तो कार्बन का हाइड्रेट, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्लियर?
यहां तक की बात, आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ ऐसे अणु हैं जो इस फॉर्मूले का अपवाद होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज एक ऐसा अणु है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं C6H2 का होल 6। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज जो है वो कार्बन का हाइड्रेट है, इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H2O का होल 6, या फिर मैं बोल सकता हूं C6H12O6। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर ये फॉर्मूला है मतलब कि कार्बन के हाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बन का हाइड्रेट अगर है, इस फॉर्मूले से आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है उसको संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे कुछ अपवाद हैं, यहां पे कुछ अपवाद हैं। अपवाद है रेमनोज। क्या है? रेमनोज। रेमनोज जो है, रेमनोज की हम बात करें, अगर बातें नहीं करनी बेटा, रेमनोज की अगर हम बात करें बेटा, तो रेमनोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट तो है। सुनना बेटा आप ध्यान से, रेमनोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है वो वाला नहीं है, C6H12O5। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो इसको मैं इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र में नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र वाला नहीं होता। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए या ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र को मैच या सुमेलित नहीं करता। कौन है ऐसा? रेमनोज। कौन है बेटा ऐसा? रेमनोज। यहां तक की बात समझ में आई? इसका मतलब रेमनोज जो होगा वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र वाला नहीं है। चलो एक और अपवाद है यहां पे, एक और अपवाद है यहां पे, एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। अरे राइबोज नहीं है ये, रेमनोज। राइबोज अलग है, रेमनोज अलग है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C2H2O का होल 2। चलो अब इसकी बात करते हैं। एसिटिक एसिड एक ऐसा यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र तो कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है, सामान्य सूत्र के साथ ये मैच कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आ गया? तो अब यहां पे दो क्वेश्चन बनते बेटा, अब यहां पे दो क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के साथ में मैच नहीं करता, तो रेमनोज। और दूसरा क्वेश्चन, ऐसा यौगिक जिसका सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के साथ तो मैच करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर? तो एसिटिक एसिड का सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के अंदर लाई करता है, उसमें होता है, लेकिन तब भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और एक ऐसा यौगिक भी है जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उसका सूत्र सामान्य सूत्र के अंदर नहीं आता। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहां तक की चीज क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब आगे क्या? तो अब यहां पे तो समस्या हो गई, तो अब यहां पे तो समस्या हो गई क्योंकि रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फिर भी उसका सूत्र सामान्य सूत्र में मैच नहीं कर रहा है। तो लोगों ने प्रश्न उठाने चालू कर दिए कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट इस सामान्य सूत्र को मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमको यहां पे परिभाषा बदलनी पड़ेगी,
क्योंकि अब परिभाषा हम ये नहीं बोल सकते कि भैया ऐसा यौगिक जिसके पास CXH2 का होल Y होगा वो सारे ही कार्बोहाइड्रेट होंगे ना, ये परिभाषा गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका सूत्र सामान्य सूत्र वाला नहीं है, तब भी ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब अब ये परिभाषा यहां पे बदलनी पड़ेगी कि वे सभी यौगिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका सूत्र ये पाया जाता है गलत। वे सभी यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका सूत्र ये होता है गलत। क्यों? क्योंकि रेमनोज ऐसा है जिसका सूत्र ये सामान्य सूत्र वाला नहीं। तो अब हमको यहां पे परिभाषा बदलनी पड़ेगी। तो अब नई परिभाषा क्या होगी? तो लिखो, तो अब नई परिभाषा क्या होगी? लिखो, ठीक है। नई परिभाषा होगी यह प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। लिखो, यह प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, चलो अब इसका क्या मतलब इसको हम समझते हैं। ठीक, समझा रहा हूं। तो इसमें लिखो उदाहरण, ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसका उदाहरण लिखना, ग्लिसरेल्डिहाइड। समझा रहा हूं बेटा मैं आपको, पहले आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप लिखें, ठीक है, फिर मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करें प्रकाशिक सक्रिय की। प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है पता है ना आपको? आपको सर ने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि यदि किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह भिन्न हों तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कीरेल कार्बन। याद है? यदि किसी कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह भिन्न हो तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कीरेल कार्बन, और ऐसा यौगिक हो जाएगा प्रकाशिक सक्रिय। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक सक्रिय। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। और आगे क्या लिखा है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह। तो यहां ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी, यहां पे दो दो हाइड्रोक्सी समूह है। अगर दो दो हाइड्रोक्सिल समूह है तो इसको हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी समूह। क्योंकि यहां पर दो दो हाइड्रोक्सिल समूह है तो इसीलिए बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल समूह तो पॉलीहाइड्रोक्सी। और क्रियात्मक समूह क्या है यहां पर? एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लिसरेल्डिहाइड प्रकाशिक सक्रिय है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक परिभाषा और होती है पता है? एक परिभाषा और है यहां पे, एक परिभाषा और है। वो परिभाषा क्या है? देखो, ऐसे यौगिक, एक परिभाषा और है बेटा, ऐसे यौगिक जो जल अपघटन करने पर प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इकाई देते हैं। एक परिभाषा ये भी होती है बेटा, ठीक है? ऐसे यौगिक जो जल अपघटन करने पर प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इकाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज जो होगा उसका अगर हम जल अपघटन करेंगे
तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या मिलेंगे, कीटोन, इसीलिए सुक्रोज क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना या तो ये परिभाषा फॉलो करें या ये परिभाषा फॉलो करें। तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनका जल अपघटन करेंगे, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, है ना, और ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, इनका अगर हम क्या कर दें जल अपघटन, तो इनके जल अपघटन से भी हमको क्या मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वाली इकाई मिलती है। तो ये परिभाषा हो गई। चलो आगे की बात करेंगे, ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करेंगे आगे की। लिखो, अगला स्टार बना करके पॉइंट लिखो, लिखो कुछ कार्बोहाइड्रेट, लिखो कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, अतः इन्हें शुगर भी कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो शुगर है वर्ड, इस शुगर को ग्रीक भाषा में सैकराइड कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है, शुगर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, सैकराइड। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी बोलते हैं। सैकराइड भी कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी हैं जो स्वाद में क्या होती हैं, मीठी होती हैं, इसीलिए उनको शुगर भी कहते हैं। और ग्रीक भाषा में शुगर को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड। तो जैसे हम अपनी भाषा में शुगर मतलब कि जो मीठा होता है उसको शुगर बोलते हैं अपनी भाषा में, तो जो ग्रीक भाषा में जो लोग हैं वो ग्रीक भाषा के अंदर शुगर को क्या बोलते हैं, सैकराइड। तो वहां से वर्ड आया है सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी बोलते हैं। समझ में आ गया। चले, अच्छा एक किसी का डाउट ये कि सर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल तो आपने दे दिया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाला एग्जाम्पल थोड़ा बताओगे। चलो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जाम्पल भी बताता हूं, ये भी लिख लो। चलो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, चलो इसका भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। बेटा क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है ना बेटा, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज जो होता है इसमें आप देखो कितने सारे OH है, 1 और 3 4, 4 और 1 5 OH समूह। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसके पास क्या, कीटोन। इसका मतलब फ्रक्टोज एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बता दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बता दिया। नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात, अगला पॉइंट लिखो, जल अपघटन के आधार पर, लिखो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। लिखो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के आधार पर कितने प्रकार की हैं, तो लिखो फर्स्ट मोनोसैकेराइड, दूसरा लिखो ओलिगोसैकेराइड, तीसरा लिखो पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अच्छा सैकेराइड वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि सैकेराइड किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को।
तो आपको ये बात पता है, सैकराइड वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड जो है वो मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। और सबसे पहला लिखो इसमें फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट मोनोसैकराइड, इसमें भी नंबर 1 लिखो मोनोसैकराइड, लिखो मोनोसैकराइड। ठीक है, अब मोनोसैकराइड क्या है तो लिखो, इस शुगर का जल अपघटन के द्वारा और अधिक छोटी इकाइयों में, इस शुगर का जल अपघटन के द्वारा और अधिक छोटी इकाई, ऐसा लिखना जो मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखो, रुको, इस शुगर का जल अपघटन के द्वारा और अधिक छोटी इकाई में नहीं तोड़ा जा सकता। इस शुगर को कर दो बस, इस शुगर को जल अपघटन के द्वारा और अधिक छोटी इकाई में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि जो लास्ट इकाई होगी वो मोनोसैकराइड ही होगी। मोनोसैकराइड को और ज्यादा और छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि उदाहरण, ग्लूकोज, ग्लूकोज का जल अपघटन संभव नहीं, मतलब कि जल अपघटन करके ग्लूकोज से और छोटा कार्बोहाइड्रेट बनाना संभव नहीं है। सबसे छोटी ग्लूकोज का जल अपघटन करने के बाद में अगर आप और छोटी कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां प्राप्त करना चाहते हो तो संभव नहीं है, ये इसका मतलब है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भी ऐसा ही होता है, जल अपघटन करके अगर आप और छोटी कार्बोहाइड्रेट इकाइयां प्राप्त करना चाहते हो नहीं है संभव। ठीक है, राइबोज, राइबोज में भी ऐसा ही होता है, जल अपघटन करके और ज्यादा छोटी इकाइयां प्राप्त करना चाहते हो संभव नहीं है। गैलेक्टोज, ये सब नोट करो, आदि, ETC आदि। ठीक है, तो इनको जल अपघटित करके और ज्यादा छोटी इकाइयों में तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, मोनोसैकराइड को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है? मोनोसैकराइड। दूसरा लिखो ओलिगोसैकराइड, लिखो ओलिगोसैकराइड, लिखो ओलिगोसैकराइड। अब इसका क्या मतलब है? इनके जल अपघटन के द्वारा, लिखो, इनके जल अपघटन के द्वारा 2 से 10 तक मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। इनके जल अपघटन के द्वारा 2 से 10 तक मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम समझते हैं। 2 से 10 तक मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो अब इसमें भी कैटेगरी है, जैसे कि सबसे पहले आता है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, अगर आप इसका जल अपघटन करेंगे तो 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होंगी। डाई लिखा है ना, डाई, डाई का मतलब 2, तो इसका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। फिर होता है ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड का मतलब क्या होगा बताओ? चलो, ट्राइसैकराइड, मोनोसैकराइड का मतलब 1 इकाई, डाइसैकराइड का मतलब 2 मोनोसैकराइड इकाई, और ट्राई का मतलब कितनी मोनोसैकराइड इकाई? कितनी हो जाएंगी? बहुत बड़े, 3 मोनोसैकराइड इकाई। यहां पे 3 मोनोसैकराइड इकाइयां मिलेंगी, तो यहां पे जल अपघटन के द्वारा 3 मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ऐसे ही एक होता है टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड, हेक्सासैकराइड, हेप्टासैकराइड, ऑक्टासैकराइड। कब तक करना है?
10 ना आ जाए, डेकासेकेराइड, नोनासेकेराइड, डेकासेकेराइड। तो टेट्रा के अंदर कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलेंगी जल अपघटन से? 4 मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलेंगी। तो 2 से 10 तक अगर मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी तो उसको ओलिगोसेकेराइड में रखेंगे। 4 मोनोसेकेराइड इकाई। फिर टेट्रा के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा। कब तक? जब तक 10 इकाइयां ना आ जाए। तो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं तो ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, इसमें सबसे सामान्य ओलिगोसेकेराइड कौन सी? इसमें सबसे सामान्य ओलिगोसेकेराइड जो हमको पढ़नी होती है, सबसे सामान्य ओलिगोसेकेराइड जो हमको पढ़नी है, सबसे सामान्य ओलिगोसेकेराइड इनमें से कौन सी पता है आपको? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इन सब में से सबसे सामान्य ओलिगोसेकेराइड जिसको हमको पढ़ना होता है वो कौन सी पता है? वो है डाइसेकेराइड। सबसे सामान्यतया जो पाई जाती है वो कौन सी है? डाइसेकेराइड। कौन सी है बेटा? डाइसेकेराइड। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल में बताता हूं। इसमें आता है जैसे कि सुक्रोज, सुना होगा आपने, सुना होगा सुक्रोज। सुक्रोज कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनती है? क्योंकि ये डाइसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड मतलब कि सुक्रोज की 2 इकाई होंगी। कौन कौन सी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका मतलब सुक्रोज एक ऐसी डाइसेकेराइड इकाई है, सॉरी, सुक्रोज एक ऐसी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 इकाइयां होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और क्या है यहाँ पे? माल्टोज। क्या है? माल्टोज। माल्टोज में कितनी इकाइयां? 2। कौन कौन सी? दोनों इकाइयां ग्लूकोज की होंगी, तो इसमें दोनों ग्लूकोज की होंगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्या लिखा है सर? मोनोसेकेराइड में पेंटोज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा पेंटोज मोनोसेकेराइड ही है। क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, आगे बताऊंगा। मोनोसेकेराइड के अंदर पेंटोज आता है बेटा, ठीक है। चलो अगला लिखो, अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, लैक्टोज। बताओ लैक्टोज किस किस से मिलके बनता है? किस किस से मिलके बनता है? किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये लिखो, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। चलो अब मुझे बता दो कौन सी शुगर किसमें पाई जाती है? सुक्रोज किसमें पाई जाती है? मीठी शुगर है, गन्ने के अंदर, गन्ना शुगर। ये शुगर हमको गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज जो है वो गन्ने से। माल्टोज किसमें होती है? अनाज। ये अनाज वाली शुगर है, माल्ट शुगर। गेहूं वगैरह जो होते हैं ना, गेहूं बाजरा वगैरह, तो अनाज वाली शुगर कौन सी? माल्टोज। तो इसके अंदर लिखो माल्टोज मतलब कि अनाज वाली शुगर, सुक्रोज मतलब कि गन्ने वाली शुगर। और लैक्टोज किसमें होती है? ये होती है दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा। लैक्टोज किसमें होता है? दूध में पाए जाने वाली शुगर है, दूध में पाए जाने वाली शुगर। माल्टोज अनाज में पाए जाने वाली शुगर, माल्ट। माल्टोज माल्ट से बना, माल्ट मतलब कि अनाज। और सुक्रोज गन्ने के अंदर, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो ये हो गया ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बाद अब लिखो अगला पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब बताओ पॉलीसेकेराइड में जल अपघटन करने पर कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलेंगी? जल्दी से फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो। पॉलीसेकेराइड का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलेंगी?
देखो मोनोसेकेराइड का जल अपघटन करने पर तो और छोटी इकाइयां मिलती नहीं है, ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन करेंगे तो कितनी इकाइयां मिलती हैं, 2 से 10 तक मिलती हैं, और पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, 10 से ज्यादा। इनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। दस से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां यहां पे प्राप्त होती है, और 2 से 10 होंगी तो क्या हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल बता दो। इसमें आता है क्या, स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है, पोटैटो के अंदर। पोटैटो से हमको बहुत सारा स्टार्च मिलता है, मेनली प्लांट्स के अंदर है ये स्टार्च। किस में, प्लांट्स में। दूसरा है इसमें ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो जो काम स्टार्च का प्लांट में है वही काम ग्लाइकोजन का किस में है, एनिमल में। एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। मतलब कि जो काम स्टार्च का प्लांट में होता है, प्लांट में जो रोल स्टार्च प्ले करता है, वही काम एनिमल के अंदर कौन, ग्लाइकोजन प्ले करता है। ग्लाइकोजन। सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज किस में होता है, सेल वॉल में, प्लांट्स की सेल वॉल में। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज। आदि आदि, ठीक है, और भी हैं बट इतना ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलो ये हो गया पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बारे में चर्चा। अब हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड की डिटेल में। चलो फिर नया हेडिंग लिखो, अब नया हेडिंग लिखो, फिर से लिखो मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के अंदर डिटेल में पढ़ना, लिखो मोनोसेकेराइड, लिखो लिखो मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब ये जो मोनोसेकेराइड होती हैं, इनके हमको सबसे पहले पढ़ना है टाइप, क्रियात्मक समूह के आधार पर। हमको मोनोसेकेराइड के टाइप पढ़ने हैं सबसे पहले क्रियात्मक समूह के आधार पर। आप मुझे बताओ सेकेराइड के अंदर मेनली जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 2 क्रियात्मक समूह कौन से बताए थे मैंने। एक तो मैंने बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और एक मैंने क्रियात्मक समूह क्या बताया था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एक क्रियात्मक समूह कौन से वाला है, एल्डिहाइड वाला है, और एक क्रियात्मक समूह कौन से वाला है, कीटोन वाला है। मतलब कि एक तो हो जाएगा एल्डोज और एक हो जाएगा क्रियात्मक समूह के आधार पर कीटोज। अरे समझ में आ रहा है, अरे बालकों समझ में आ रहा है। एल्डोज किसको बोलेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड। जिस भी मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड, उसको एल्डोज बोलेंगे। जिस भी मोनोसेकेराइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा, उसको कीटोज बोलेंगे। सिंपल। तो कीटोन वाले को कीटोज, एल्डिहाइड वाले को एल्डोज। तो ये नोट कर लो, ठीक है। अब कार्बन की संख्या के आधार पर इनके भी कुछ प्रकार हैं। अब इनके भी कार्बन की संख्या के आधार पर, तो मैं यहां लिख रहा हूं कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या के आधार पर इनके भी कुछ प्रकार है, इनके भी प्रकार है। तो एक एक करके हम लिखेंगे, ठीक है। चलो कार्बन की संख्या के आधार पर, तो अगर मान लो कार्बन की संख्या अगर मान लो 3 है,
तो इसको हम बोलते हैं एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हम बोलते हैं एल्डोटेट्रोज। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो एल्डो पेंटोज। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? और एल्डोज की संख्या अगर 6 है, बताओ क्या हो जाएगा? क्या लिखें? क्या लिखें? एल्डो। 6 वाले को क्या लिखते हैं? हेक्सोस। और अगर कार्बन की संख्या 7 है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एल्डो हेप्टोस। हेक्सोस हेप्टोस। चलो इसकी बात करते हैं, कीटोज की बात करते हैं। बताओ कीटोज में क्या लिखें? 3 कार्बन वाले एल्डोस को बोलते हैं एल्डोट्रायोज। तो कीटोज में क्या लिखेंगे? कीटोट्रायोज। क्या लिखेंगे? कीटोट्रायोज। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, कीटोट्रायोज। ठीक है, कीटोट्रायोज। ठीक है, 4 है तो कीटोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज। 5 है तो कीटो पेंटोज। 6 है तो कीटो हेक्सोस। 7 है तो कीटो हेप्टोस। ये तो आसान है यार, बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। 7 कार्बन है तो कीटो हेप्टोस। ट्रायोस कब आएगा? जब 3 कार्बन होंगे। टेट्रोस कब आएगा? जब 4 कार्बन होंगे। पेंटोस कब आएगा? जब 5 कार्बन होंगे। हेक्सोस कब आएगा? जब 6 कार्बन होंगे। हेप्टोस कब आएगा? जब 7 कार्बन होंगे। यहां तक की बात क्लियर? सर एल्डोज और कीटोज के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा है बेटा फंक्शनल ग्रुप। यार तुम क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, मतलब धन्य हो गया मैं तो भैया। अरे भैया फंक्शनल ग्रुप लिखा है यार, सुनते नहीं हो क्या? क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। अब मोनोसेकेराइड के अंदर भी हमको डिटेल में पढ़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। तो हमको 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां ऐसी हैं जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां ऐसी हैं जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला कौन सा है? ग्लूकोज। और दूसरा हमको कौन सा पढ़ना है? फ्रक्टोज। तो अब मोनोसेकेराइड में भी 2 मोनोसेकेराइड ऐसी जिसको डिटेल में पढ़ना है, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज के अंदर लिखो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब ग्लूकोज किस में होता है? तो ग्लूकोज वो सारे फूड आइटम जो कि आपको मीठे, स्वाद में बहुत मीठे लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होता ही होता है। जैसे आप बोलते हो ना अंगूर के अंदर मेनली फ्रक्टोज होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि अंगूर के अंदर पूरा का पूरा फ्रक्टोज है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या होता है? ग्लूकोज। तो जितने भी मीठे फूड आइटम है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट में ग्लूकोज जरूर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ग्लूकोज के लिए लिखो संरचना। लिखो संरचना। संरचना क्या है इसकी? तो बनाओ इसकी संरचना CHOCHOH का होल 4 CH2OH। लिखो ये। दूसरा लिखो अणुसूत्र क्या है इसका? C6H12O6।
ठीक है, बातें बातें मत करो यार, क्या रखा है जिंदगी में बातें बातें करने में, पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS बनो यार। मतलब अभी तो पहले नीट वीट बन पहले तो नीट क्लियर करो, फिर नीट क्लियर होगा तो फिर थोड़ा आगे कुछ कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर वॉक्टर बनोगे तो फिर आगे IAS जो भी बनाना है बनाओ यार अपने आप को। फिर तुम अच्छा करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा नाम मतलब लेंगे कि मेरे पिताजी जो हैं वो कुछ करते हैं जिंदगी के अंदर, कुछ किया है उन्होंने तो हम भी करते हैं। तो सर बच्चे बच्चे की बातें मत करो, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत खुशी मिल जाती है हमको, है। हम तो जिंदा ही आगे बच्चे करने के लिए हुए हैं। अल्टीमेट गोल ही हमारी जिंदगी का वो है, शादी करूंगा और बच्चे, खूब बच्चे पैदा करूंगा। संरचना हो गई, अणुसूत्र हो गया। अब लिखो HI के साथ ग्लूकोज को गर्म करना, HI के साथ ग्लूकोज को गर्म करना, ठीक है। चलो अब HI के साथ ग्लूकोज को हम गर्म करने वाले, क्या होता है देखेंगे। तो ये रहा भैया ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम करेंगे HI के साथ गर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई बताएगा HI क्या करता है? अरे हंसना वसना बाद में कर लेना, कोई जिबड़ा निकाल रहा है हाँ, ऐसे करके, कोई आंखें निकाल रहा है, कोई हाँ हाँ हंस रहा है, ये क्या इमोजी बना रहे हो तुम, बाद में करना। अभी जरा देखो, चलो है ये नोटंकी बाद में कर लेना। बताओ HI के साथ गर्म करने पर क्या होता है। देखो एक नालायक लिख रहा है हम दो हमारे 20, जिंदा रहेगा तो 20 करने के बाद है। चल बताओ 20 करेगा, चलो बताओ क्या आंसर आएगा। HI के साथ गर्म करने पर क्या होता है, तो आपको अगर याद हो तो HI एल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्केन का निर्माण करता है। तो HI निर्माण करता है एल्केन का। लिखो एक बार, इसको समझाता हूं फिर। इस अभिक्रिया से हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा, इस अभिक्रिया से हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा, हमारी जिंदगी में क्या इससे मतलब अच्छा हो जाएगा, है। हमारी जिंदगी में इससे क्या क्या अच्छा हो गया ये रिएक्शन करवा करके। क्यों पढ़ रहे हम ये रिएक्शन, नोट कर लिया, नोट कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनहेक्सेन। समझा रहा हूं मैं, सब कुछ समझा रहा हूं, एक बार नोट करो। इसको हम बोलते हैं एनहेक्सेन, ठीक है। देखो एक दो चीजें मैं यहां पे बता देता हूं। हम ये रिएक्शन करवा क्यों रहे हैं, बातें नहीं करो प्लीज। ये कार्टूनों की वाली शक्ल मत बनाओ यार, अब प्लीज, हो गया, बहुत बहुत शक्लें बना दी। अब इधर देखो, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिएक्शन करवा क्यों रहे हो, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन, ठीक है। तो देखो मैं आपको बेटा एक बार बता देता हूं, ये जो HI होता है ना, HI, अभी समझ में आएगा हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ये HI जो होता है ना बेटा, इस HI के साथ गर्म करने वाले इस अभिकर्मक को हम बोलते हैं एल्केन का ठेकेदार बोलते हैं इसको। इसने एल्केन बनाने का ठेका ले रखा है। इसने क्या कर रखा है, एल्केन बनाने का ठेका ले रखा है। मतलब कि आपको एल्डिहाइड दिखे उसको भी एल्केन में बदल दो, आपको अल्कोहल दिखे उसको भी एल्केन में बदल दो, आपको ये अल्कोहल दिखे उसको भी एल्केन में बदल दो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे उसको भी एल्केन में बदल दो। मतलब कि कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आपको दिख जाता है तो HI के साथ गर्म करने पर उससे क्या बनता है, एल्केन बनता है। मतलब कि ये याद रखने का तरीका है कि अगर आपको कभी भी HI के साथ गर्म करने वाली रिएक्शन दे दी जाए तो याद रखना इसको हम एल्केन का ठेकेदार बोलते हैं। जो भी क्रियात्मक समूह मिलेगा उससे एल्केन बन जाएगा। तो पहले तो ये हो गया कि भैया एल्केन के इस अभिकर्मक के साथ में क्रिया करवाने पर क्या बनेगा, पहली बात तो ये होगी। अब मैं आता हूं फिर से उसी क्वेश्चन पे कि हम ये क्रिया क्यों करवा रहे हैं, इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे क्रिया करने पर
हमें ये समझ में आ रहा है कि एन हेक्सेन बना है, तो एन हेक्सेन बनने का मतलब हुआ कि यहां पर ग्लूकोज में जितने भी कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अगर यहां पे एन हेक्सेन नहीं बनता, कोई शाखित वाला यौगिक बनता, तो हम बोलते कि ग्लूकोज में सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में उपस्थित नहीं होते। क्योंकि यहां पर सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। कैसे पता चला? एन हेक्सेन बना, तो एन हेक्सेन में सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में है। इसका मतलब ये साबित होता है कि ग्लूकोज में भी जो श्रृंखला है उसमें सारे कार्बन कहां होंगे? सीधी श्रृंखला में। इसका मतलब अगर मुझे ग्लूकोज की संरचना को साबित करना है, देखना है ग्लूकोज के अंदर संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हमको ध्यान रखना है वो ये है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला में होंगे। कैसे पता चलेगा? तो ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करवा दो, जैसे ही हेक्सेन बनेगा एन हेक्सेन मतलब कि सीधी श्रृंखला में कार्बन आ जाएंगे, और सीधी श्रृंखला में कार्बन आएंगे तो उससे साबित होता है कि ग्लूकोज में भी कार्बन कहां है? सीधी श्रृंखला में। इसका मतलब ये अभिक्रिया ये साबित करती है कि ग्लूकोज में जितने भी 6 कार्बन हैं वो सारे के सारे सीधी श्रृंखला में होते हैं। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। मतलब कि यहां पर किसी तरह की कोई शाखा निकली हुई नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे शाखा निकली हुई होती तो यहां पर नॉर्मल हेक्सेन नहीं बनता, यहां पर आइसो हेक्सेन बनता, या नियो वाला बनता, या टर्शरी बनता, मतलब कि शाखा वाला बनता। तो फिर हम ये बोल सकते थे कि यहां पर सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में नहीं है। लेकिन यहां पर हेक्सेन बन रहा है, इसलिए हमको ये पता चल गया कि सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में, और सीधी श्रृंखला में तो यहां पर सारे कार्बन सीधी लाइन में आ जाएंगे। समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अब ये कौन सा था? थर्ड के बाद लिखो 4। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, यहां पे 4th पॉइंट लिखो। समझ में आ गया? 4th पॉइंट लिखो यहां, ठीक है? लिखो 4th पॉइंट, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल अमीन तथा HCN से क्रिया, हाइड्रोक्सिल अमीन तथा HCN से क्रिया। इस NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन तथा HCN से क्रिया। बातें मत करो इतनी यार, इतनी बातें मत करो। चलो इन दोनों से क्रिया हम कराते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे। किससे कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे ग्लूकोज की क्रिया। ये रहा आपका ग्लूकोज, इसकी क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से। किससे कराते हैं? चलो मैं एक ही पेन से लिखता हूं यहां पे फिलहाल, तो NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया बेटा हमेशा ध्यान रखना अम्लीय माध्यम में करते हैं। किस में करते हैं? अम्लीय माध्यम में। तो फटाफट मुझे जल्दी से बता दो, हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर क्रिया करवाएंगे तो क्या होगी क्रिया? आपने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना? एल्डिहाइड कीटोन में सर ने आपको बताया होगा हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया? ऑक्सीन बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखना हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराओगे अम्लीय माध्यम में होती है बेटा। किसमें होती है? अम्लीय। कैसे होगी क्रिया? यहां का ऑक्सीजन और यहां का 2 हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, H2 और O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यही होता है ना? अब जैसे H2 निकलेगा तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा, देखो CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो गया, क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, OH। बाकी जैसा का वैसा आ जाएगा, जैसा है वैसा का तैसा आ जाएगा ये। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि जब भी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से कराती हो, पानी निकलता है ना, पढ़ा है ना आपने। और क्या बनता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, ऑक्साइम बनता है बेटा। क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है ना, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है। ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, ध्यान रखना। ऑक्साइम बनता है, मतलब कि यहां पे क्या बन गया, ये ऑक्साइम बन गया। और ये ऑक्साइम किससे बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है। किससे बन रहा है, ग्लूकोज से। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ग्लूकोऑक्साइम। तो ध्यान रखना, ये ऑक्साइम ग्लूकोज से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोऑक्साइम या ऑक्सीन। समझ में आ गया। तो ये हो गया। चलो ये तो हो गई भैया हाइड्रोक्सिल अमाइन से अभिक्रिया। अब हम करते हैं किससे, HCN से। चलो यहां पे हम करेंगे HCN से क्रिया। चलो फिर से मैं लिखता हूं CH डबल बॉन्ड O CHOH होल 4, ये आ जाएगा CH2OH। ठीक है, चलो HCN से अभिक्रिया करते हैं। कैसे होती है HCN से अभिक्रिया, कोई बताएगा मुझे। HCN से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कोई बताएगा। HCN से अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, कोई बताएगा, किसी ने पढ़ा हो। HCN कैसे अभिक्रिया करता है, याद है। कैसे करता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, याद तो है तुमको यार, याद तो है तुमको। साइनोहाइड्रिन बनता है। कैसे बनता है, देखो कार्बन की विद्युत ऋणता कम है तो इस पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस और CN पे माइनस। ऑक्सीजन माइनस पे कौन लग जाएगा, माइनस पे लग जाएगा प्लस वाला, तो माइनस पे लग गया कौन, प्लस वाला। और प्लस पे कौन लग जाएगा, प्लस पे लग जाएगा माइनस वाला। ये लो, प्लस पे लग गया माइनस। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया। माइनस के साथ प्लस वाला, माइनस के साथ प्लस वाला, ये प्लस के साथ माइनस, ये माइनस के साथ प्लस, ये इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। बस यही काम हमको यहां करना है। बस तो क्या करेंगे, ये आ गया प्लस, अभी बताया था मैंने कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पे माइनस, तो माइनस वाले से प्लस जुड़ेगा और प्लस वाले से माइनस जुड़ेगा। बस कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो CHOH, इसका होल 4, नीचे क्या आएगा CH2OH, और ऊपर क्या आएगा कार्बन, कार्बन से क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या लगा, प्लस वाले से क्या लगा माइनस, तो प्लस वाले से लग गया CN माइनस, और माइनस वाले से कौन लग जाएगा H प्लस, तो ये ऑक्सीजन से लग गया O माइनस से H प्लस, तो ये OH। ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये साइनोहाइड्रिन ग्लूकोज से बन रहा है इसलिए बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। बिल्कुल सही। एक बच्चा बोल रहा है सर योगात्मक अभिक्रिया है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक। लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दो, क्या कभी HCN यहां पर क्रिया कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि HCN यहां पर ऐसे क्रिया करेगा। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पर। ये तो हो गई रटने की बात, ये तो क्या हो गया, रटने वाला पॉइंट। तो मुझे ये तो पता है कि रटने के काम में तो आपने कोई कमी छोड़ी नहीं होगी, और सर ने याद भी आपको बहुत बढ़िया से करवाया होगा, रटवाया भी आपको बहुत बढ़िया से होगा सर ने, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट बताया है या नहीं, या आपको पता है या नहीं, ये देखते हैं। क्या आपको लगता है HCN इससे डायरेक्ट योगात्मक कर जाएगा।
यस सर। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि HCN इस तरीके से हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? ऑक्सीजन पे H+ जोड़ दिया, Cn- को यहां जोड़ दिया, क्या डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा? ध्यान रखना, कभी भी HCN यहां पर डायरेक्ट नहीं जुड़ता, डायरेक्ट HCN नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे? और अगर नहीं जुड़ सकता तो क्यों नहीं जुड़ सकता? पहली बात तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ सकता, बताओ। चलो पहले तो मैं देखूं आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। मुझे बताओ कि इसका आंसर ये है कि HCN कभी भी ऐसे डायरेक्ट जुड़ता नहीं है। तो पहली बात तो क्यों नहीं जुड़ता है, कौन बताएगा क्यों नहीं जुड़ता? आंसर मैंने बता दिया आपको, HCN कभी भी डायरेक्ट यहां नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? किसी को पता हो? कौन बताएगा? नो नो नो, नहीं, त्रिविम बाधा नहीं, त्रिविम बाधा नहीं। रेजोनेंस, अरे यहां कहां रेजोनेंस आ गया यार, कुछ भी अंट संट जवाब दोगे अब तुम। नहीं, कोई भी रिपल्शन हो ना, बिल्कुल ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये मत सोचना कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर आ सकता है। किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, चलो मैं बता देता हूं, बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। चलो इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको बता देता हूं, इधर देखो। पहली बात तो कभी भी HCN हमको डायरेक्ट योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता? चलो इधर देखो, HCN एक दुर्बल अम्ल है बेटा। HCN क्या है? दुर्बल अम्ल। इसका मतलब इससे हमको जो H+ और Cn- मिलेंगे, इनकी मात्रा जो होगी, इनका जो अमाउंट होगा विलियन में, वो अत्यधिक कम होगा, मतलब कि नगण्य मात्रा हमको मिलेगी। ये दोनों नगण्य मात्रा में मिलेंगे क्योंकि ये दुर्बल है। दुर्बल का मतलब होता है जो बहुत कम वियोजित होता है, बहुत ही कम वियोजित होता है। इसकी मात्रा इतनी कम मिलेगी कि आपको यहां पर देखने को तो लग रहा है कि यहां पर H+ और Cn- टूट जाएगा और यहां पे ये जुड़ जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि HCN एक दुर्बल अम्ल है जो बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही नगण्य मात्रा में वियोजित होता है, बहुत नगण्य मात्रा में। इसीलिए हम डायरेक्ट HCN का योगात्मक नहीं करवाते हैं। अगर आपको याद हो तो रिएक्शन जो होती है उसमें पहले हम KCN का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि KCN एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। इससे हमको मिलेगा K+ और Cn-। ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। पहले हम KCN का इस्तेमाल करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। पहले हम KCN का इस्तेमाल करेंगे तो पहले पद में Cn- जो होगा वो जाकर के यहां पे कार्बन पे लग जाएगा। तो पहली स्टेप में Cn- जाकर के कार्बन पे लगेगा, और वो भी जो Cn- आएगा वो HCN से नहीं आएगा, KCN से आएगा। और जब एक बार आप KCN के द्वारा Cn- को कार्बन पे जोड़ दोगे पहले पद में, तो फिर हम दूसरे पद में क्या करेंगे? दूसरे पद में हम पानी या H3O+ के साथ क्रिया करवाएंगे। क्रिया करवाने पर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन का माइनस है, ये पानी या H+ जो दूसरी स्टेप में आप दोगे, वहां से ये H+ या पानी के H+ से जुड़ जाएगा, तब जाकर के OH पर H दिखाई देगा आपको। समझ में आ गया? तो पहली स्टेप में जब आप KCN का इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ KCN से आने वाला Cn- यहां आएगा, और यहां पे O- पे कौन आएगा? K+ आएगा। कौन आएगा? K+। यहां पोटेशियम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरी स्टेप में पानी H+ लोगे तो जो पोटेशियम यहां पे लगा हुआ था वो H+ से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होकर के आपको ये दे देगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो पहली स्टेप में KCN,
क्यों? क्योंकि KCN बहुत ही प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसी के अंदर इतनी औकात है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में Cn माइनस देगा। HCN के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में Cn माइनस दे, और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में Cn माइनस नहीं देगा तो फिर यहां पर Cn माइनस का आक्रमण कैसे होगा मेरे भाई, ये बताओ। इसीलिए ध्यान रखना, लिखने को यहां पर HCN लिख दिया है, लेकिन ये HCN का योग किसके द्वारा होता है? वास्तविकता में पहले KCN लेते हैं और फिर हम लेते हैं H+ या H3O+। ठीक है, ये ध्यान रखना। या पानी लिख लो आप, सबसे बढ़िया पानी, या NH4Cl लिख लो, कुछ भी ऐसा लिख लो जो कि हमको H+ दे दे। NH4Cl भी H+ देता है, ये भी देता है। यहां से मिलेगा हमको Cn माइनस और यहां से मिलेगा हमको H+, ये ऐसे होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं। अब ये आगे की बात करते हैं। अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अब इन दोनों को पढ़ने से हमको क्या समझ में आया? अब इन दोनों को पढ़ने से हमको क्या समझ में आया? इन दोनों अभिक्रियाओं को हम करवा क्यों रहे हैं? इन दोनों बेटा समझ में आ रहा है? यहां तक की बात क्लियर है? अरे यहां तक की बात क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों अभिक्रियाओं को हम करवा क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इन अभिक्रियाओं को? जैसे कि मैंने आपको बताया कि HI जो होता है वो एल्केन का ठेकेदार होता है, तो अगर आप HI का यूज करोगे तो N हेक्सेन मिलेगा, और N हेक्सेन मिलेगा तो इससे साबित हो जाएगा कि कार्बन की श्रृंखला क्या है? सीधी है। तो HI से रिएक्शन करके आप कार्बन की सीधी श्रृंखला ग्लूकोज में उपस्थित है उसका पता लगाओगे। लेकिन इससे क्या साबित होगा? इससे क्या पता चलेगा? तो ध्यान रखना, इन दोनों से अभिक्रिया करने पर यह साबित होगा कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह उपस्थित होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, क्योंकि केवल और केवल कार्बोनिल ही हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिन देगा, और केवल कार्बोनिल ही HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन देगा। तो ध्यान रखना, HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन का बनना और हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिन का बनना इस बात को साबित करता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह उपस्थित है? ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो ध्यान रखना, ऑक्साइम का बनना, लिखो ऑक्साइम का बनना तथा साइनोहाइड्रिन का बनना इस बात को साबित करता है या इस बात को सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, क्योंकि अगर कार्बोनिल समूह नहीं होगा तो ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बता दो। जल्दी तो नहीं है किसी को? अरे किसी को जल्दी तो नहीं है? लाइव चैट में कमेंट करके बता दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं। चलो अब अगली अभिक्रिया, ये अभिक्रिया नंबर कौन सी थी? चौथी। अब चौथी के बाद पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखो आप अगला, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। ब्रोमीन वाटर से क्रिया। ब्रोमीन वाटर से क्रिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लिखो ब्रोमीन वाटर के लिए एक पॉइंट लिखो, ब्रोमीन वाटर एक मंद ऑक्सीकारक है। देखो ब्रोमीन वाटर एक मंद ऑक्सीकारक है। तो मंद ऑक्सीकारक है तो इसका मतलब क्या? क्योंकि ये मंद ऑक्सीकारक है इसीलिए एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये एक मंद ऑक्सीकारक, मंद मतलब कि कमजोर, कमजोर लिख सकते हो आप, सामान्य भाषा में इसको कमजोर बोल सकते हो। क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक कमजोर ऑक्सीकारक है इसीलिए ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीकृत कर देगा,
लेकिन इसमें इतनी क्षमता नहीं कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, समझ में आ रहा है कि ये 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल को क्या कर सके, ऑक्सीकृत कर सके। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि भैया ये 1 डिग्री और 2 डिग्री को भी किस में बदल दे, COH में, ना, ये इसको तो नहीं कर सकता, लेकिन ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत जरूर कर सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक तो है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि एल्डिहाइड को भी कर दे और अल्कोहल को भी कर दे, ना, इतना पावरफुल नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी इतनी औकात जरूर है कि ये एल्डिहाइड को किस में बदल दे, COH में। मतलब कि अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया, इसका मतलब अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया, देखो तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 वाटर के साथ करवाता हूं, तो फटाफट लाइव चैट में कमेंट करके बता दो कौन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कौन किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि Br2 वाटर CHO को तो COH में बदलेगा, CHO तो COH में बदल जाएगा, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होगा, ना तो 1 डिग्री होगा, ये तो 1 डिग्री है और बीच में आने वाले क्या हैं, 2 डिग्री, ना तो 1 डिग्री 2 डिग्री, इनमें से कोई नहीं होगा, केवल CHO जो होगा वो ही ऑक्सीकृत होगा। समझ में आ रहा है बाल को? ये नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो। चलो, अब इस अभिक्रिया से क्या सिद्ध होता है, ठीक है, यहां CW, अच्छा इसका नाम भी लिख लेते हैं एक बार, नाम भी लिख लो। अच्छा, इस अभिक्रिया से क्या सिद्ध होता है? फिजिक्स की क्लास कितनी बजे की बेटा? फिजिक्स की क्लास कितनी बजे? सर ये 2 डिग्री कैसे है? अरे नालायक, ये जो कार्बन आ रहा है उसके नीचे भी कार्बन है और ऊपर भी कार्बन है, ये जो बीच में कार्बन आ रहा है उसके ऊपर भी कार्बन और नीचे भी कार्बन, तो 2 डिग्री नहीं होगा तो क्या 3 डिग्री हो जाएगा? 2 कार्बन है ना ऊपर, इसलिए 2 डिग्री। फिजिक्स की क्लास कितनी बजे की बेटा? तो इससे क्या सिद्ध होता है वो लिख लेते हैं हम। इस अभिक्रिया से 8 बजे है ना? अरे फिर क्या समस्या यार, 8 बजे की क्लास है, फिर क्या दिक्कत है? इस अभिक्रिया से यह कम से कम ये ग्लूकोज की कुछ अभिक्रिया समाप्त हो जाएंगी यार इस अभिक्रिया से। क्योंकि आप सोचो, कल भी हो सकता है कहीं मान लो मैं क्लास नहीं ले पाया और फिर संडे भी छुट्टी आ रही, 2 दिन का गैप आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि उपस्थित कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है। यह समझ में आ गया? क्योंकि अगर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो वो तभी बनेगा जब यहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड होगा तभी इससे क्रिया करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये साबित होता है कि यहां पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। नोट करो, नोट करो, नोट करो जल्दी से। ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। चलो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए अब अगला लिखो, नंबर 6। नंबर 6 लिखो, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया एसिटिलीकरण पढ़ चुके हम एमीन के अंदर, यहां पे भी सेम चीज लिखेंगे, एसिटिलीकरण एमीन के अंदर पढ़ चुके हम।
ठीक है, बस उसी टाइप की क्रिया हम यहां करने वाले हैं। ठीक है, चलो एसिटिक एनहाइड्राइड बोल दो या एसिटिल क्लोराइड बोल दो, इनमें से किसी से भी क्रिया करा लो। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया किससे भी करा दो, दोनों ही एसिटिलीकरण है। ठीक है, से अभिक्रिया। चलो ठीक है, एसिटिलीकरण कैसे होता है देखो, CHO CHOH ट्वाइस CH2OH। एसिटिलीकरण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं Cl CO CH3, या तो इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी बता दूंगा। चलो उस रिएक्शन को मैं यहां लिख लेता हूं, उसको मैं यहां लिख लेता हूं। देखो CHO CHOH होल 4 CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना है तो वो भी हम लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, CH3 COO CO CH3। ठीक है, दोनों से एक एक करके हम क्रिया करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि मैंने आपको एसाइलेशन या एसिटिलीकरण पढ़ाया है, बताया था ना मैंने आपको कि Cl CO CH3। एसिटिलीकरण में क्या होता है, यहां से HCl निकल जाता है, क्या ये हमने पढ़ रखा है। एसिटिलीकरण में यहां से HCl निकल जाता है। जैसे एमीन के साथ एसिटिलीकरण होता है वैसे ही अल्कोहल भी क्या करता है बेटा, एसिटिलीकरण। क्या करता है, एसिटिलीकरण, मतलब कि यहां पे बनता है NHCO CH3। वैसे यहां पे क्या बनेगा, यहां भी HCl निकल जाएगा, यहां पर भी निकलेगा HCl। देखो यहां भी HCl निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा OCO CH3। सेम अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया, यहां भी HCl निकला, यहां भी HCl निकल गया। तो बस यहां पे वही करना है, जितने भी एल्कोहल हैं यहां 4 आएगा, जितने भी एल्कोहल हैं सबसे हाइड्रोजन निकल जाएगा और किसके साथ लग जाएगा, Cl के साथ। क्योंकि यहां पर 4 और 1 5 हाइड्रोजन है, तो यहां पे एसिटिल क्लोराइड कितने होंगे, 5 हाइड्रोजन 5 Cl मिलेंगे तो 5 HCl निकलेंगे। क्या बनेगा इससे बनेगा CHO CH, समझ में आ रहा है, CH2O, क्या आ जाएगा, ये लग जाएगा इसकी जगह CO CH3 CO CH3। सही है, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे O CO CH3। ऐसे कितने समूह हैं, ऐसे 4 समूह हैं। कितने हैं, 4। तो अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह O CO CH3 आएगा, 4 ये आ जाए। इस तरह से इसको बोलते हैं ग्लूकोपेंटा एसीटेट। ग्लूकोपेंटा 5 है ना, 5 एसीटेट समूह, तो ग्लूकोपेंटा एसीटेट, इसको बोलते हैं ग्लूकोपेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोपेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट समूह आ जाएंगे, ग्लूकोपेंटा एसीटेट। ठीक है, अब यहां पे भी क्या होगा, चलो यहां पे एसिटिल समूह ये देगा, तो यहां पे भी एसिटिल समूह कौन देगा, ये देगा। ये रहा CH3CO समूह, तो यहां पे भी क्या बनेगा देखो, तो यहां पे भी CHO CH, ये रहा O, ये क्या है COCH3। ऐसे कितने समूह हैं, 4 बॉन्ड, ये क्या है CH2O, कितने समूह COCH3, मतलब कि यहां पे कितने आएगा, 4 और 1 5, तो 5 बार क्रिया करेगा, 5 बार। ठीक है, अच्छा कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहां से, 5 हाइड्रोजन यहां से, तो ये क्या बन जाएगा CH3COOH। तो क्या निकल गया साथ के साथ, ये CH3 क्या बच गया COO, और ये ऑक्सीजन जाकर के H से लग जाएगा H। कितने हैं, 5 यहां पे, तो ये आ जाएगा 5। समझ में आ गया,
चल इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। बस अब मैं नहीं बता रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी, नहीं पढ़ा रहा हूं अब मैं। अच्छा, ये दोनों अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती, अब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, डोंट वरी। ये दोनों अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती, इन दोनों अभिक्रियाओं से ये प्रदर्शित होता है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं, 5। क्योंकि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, इसीलिए पेंटा एसीटेट बन रहा है। क्योंकि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, इसीलिए पेंटा एसीटेट बन रहा है। तो आप लिखेंगे यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो बिल्कुल इस रिएक्शन से कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल पता चलता है। चलो आज के लिए इतना ही हो गया। चले अब, सर क्लास बहुत रुक रही है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से जब क्लास हो जाए, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो एक बार देख लेना क्या बताया। होमवर्क आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आपको बता भी दिया है मैंने, होमवर्क बता दिया है ना। होमवर्क क्या बताया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 54। आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसके अंदर 47 से 54 पेज नंबर में मैंने आपको बता ही दिया, कर लेना ये। ठीक है, क्लियर। अरे समझ में आ गया। चलो ठीक है, 5वें पॉइंट का स्टेटमेंट देख लीजिए। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि उपस्थित CO समूह एल्डिहाइड है। सही है ना, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, एक बच्चा लिख रहा है ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, जो क्लास में पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना। कल की क्लास अगर होगी तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा। आप इसी टाइम पे आ करके एक बार ऐप पर जरूर चेक कर लेना कि क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से मैं बता चुका हूं। इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने की संभावना, मिनिमम 2 तो है ही, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, स्लाइड पीछे कर दी है ना बेटा, स्लाइड पीछे कर दी है। ठीक है, चले चले अब आज के लिए इतना ही। चलिए तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क बता ही दिया है, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।